हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव वाइब्स बाय सिमरन। और आज हम आपके लिए मेरे पास तुम हो कहानी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पारुल खुशी खुशी और कार्तिक टूटे हुए मन से सपना की मेहंदी के फंक्शन में पहुंचे। पारुल ने हरे रंग का शरारा सूट पहना हुआ था जिसमें वो भला की खूबसूरत लग रही थी। सपना ने उन दोनों का गर्मजोशी से स्वागत किया। कुछ देर के बाद आदित्य भी वहां आ गया। भीड़ में जैसे ही उसकी नजर पारुल पर पड़ी तो वो उसे देखता ही रह गया। और ये बात कार्तिक ने भी नोट की। पारुल ने आदित्य से कार्तिक को मिलवाया। मैंने आपको बताया था ना कि रेस्टोरेंट में हम दोनों मिले थे, ये सपना के दोस्त हैं। कार्तिक ने आदित्य से हाथ तो मिला लिया, लेकिन वो अंदर ही अंदर जलन और डर से भरा हुआ था। आदित्य की सलीकेदार पर्सनैलिटी और आत्मविश्वास ने उसकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ा दी। डांस शुरू हुआ तो सपना दोनों को जिद करके फ्लोर पर ले गई। कार्तिक ने कुछ देर सपना के साथ डांस किया। पारुल साइड में हल्के हल्के से स्टेप्स ले रही थी। तभी आदित्य ने मौका देखकर पारुल से डांस के लिए हाथ बढ़ाया। 2-3 बार मना करने के बाद भी माहौल और फंक्शन की खुशी में पारुल मान गई। और कुछ सेकंड बाद कार्तिक की नजर उन दोनों पर पड़ी और वो खुद को रोक नहीं पाया। वो सीधे बढ़ा, पारुल का हाथ पकड़ा और उसे फ्लोर से बाहर ले आया। पारुल हैरान थी। कार्तिक ने बस इतना ही कहा कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। सपना ने भी ये सब देखा तो उसे भी बहुत अजीब लगा कि ये कार्तिक को हो क्या गया है। वो अचानक ही पारुल का हाथ पकड़कर उसे स्टेज से ले क्यों गया। पारुल बहुत ज्यादा हैरान थी और कार्तिक ने पारुल से बस इतना कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उन दोनों को सपना ने भी रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार्तिक ने किसी की नहीं सुनी। बाहर आकर टैक्सी ली और दोनों चुपचाप घर लौट आए। टैक्सी में दोनों ने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा। पारुल गुस्से से भरी हुई थी और घर पहुंचते ही उसने अपना पर्स जोर से सोफे पर फेंका और कार्तिक पर बरस पड़ी कि उसने उसकी बेइज्जती कर दी, बेवजह तबीयत का बहाना बनाया था और सबके सामने उसे खींच कर ले आया। कार्तिक ने पलटकर बस इतना कहा कि उसे आदित्य के साथ डांस करने की क्या जरूरत थी। ये सुनकर पारुल सन्न रह गई। उसने तीखे लहजे में याद दिलाया कार्तिक को कि वो खुद भी तो सपना के साथ बहुत मजे से डांस कर रहा था। तो कार्तिक ने कहा कि सपना मेरी बहन जैसी है। तो गुस्से में पारुल के मुंह से निकल गया, तो आदित्य कौन सा मेरा बॉयफ्रेंड था। ये शब्द कार्तिक को जहर की तरह लगे। उसका हाथ एक पल को उठा और फिर वहीं रुक गया। पारुल डर और गुस्से से कांप गई। तभी कार्तिक टूट गया। उसके हाथ पकड़कर वो रो पड़ा और बोला कि पारुल, मैं तुमसे बेतहाशा प्यार करता हूँ और किसी गैर मर्द का तुम्हें यूं देखना भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। पारुल चुपचाप कार्तिक से अपना हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में चली गई। उस रात कार्तिक सोफे पर बैठा रहा और सुबह उसे एहसास हुआ कि रात में पारुल ने ही उस पर ब्लैंकेट डाल दिया था। किचन में उसने सुबह माफी मांगी पारुल से और पारुल इस बार थोड़ी सी शांत लग रही थी। पारुल ने सुबह बेटे का नाश्ता बनाया, उसका टिफिन पैक किया और कार्तिक उसे स्कूल छोड़ने चला गया। स्कूल पास ही था। वो लौट कर आया तो दोनों नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। तभी पारुल ने पूछा कि आज वो सपना की शादी में क्या पहनकर जाएगा। शादी का नाम सुनते ही पिछली रात का सीन कार्तिक के जहन में घूम गया। अपना व्यवहार, आदित्य का चेहरा, अब सब उसे अटपटा सा लगा। उसने साफ कहा कि वो शादी में नहीं जाएगा। पारुल हैरान रह गई। अकेले जाने की बात उसे बहुत अजीब लगी, मगर कार्तिक ने पारुल को तबीयत खराब होने का बहाना बनाने को कह दिया। पारुल ने इस बात पर कोई बहस नहीं की। शाम को कार्तिक ऑफिस से लौटा तो पारुल तैयार हो रही थी। पारुल ने काली साड़ी पहनी थी जो कार्तिक ने 3 साल पहले उसे एनिवर्सरी पर गिफ्ट की थी। वो उस पर बेहद खूबसूरत लग रही थी। कार्तिक ने उसकी नजर उतारी और कहा कि फंक्शन से फ्री होते ही मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। पारुल अपने बेटे के साथ उस बड़े आलीशान होटल में पहुंची। वो थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि वो अकेली थी। सपना स्टेज पर थी तो वो एक टेबल पर ही बैठ गई। कुछ देर बाद आदित्य आया। उसने पारुल से हाथ मिलाया, उसकी फिर से तारीफ की और उससे उसके सामने बैठने की इजाजत मांगी।
पारुल चाहकर भी मना नहीं कर सकी। आदित्य जब पारुल से मिला तो मुस्कुराकर बोला, आपके हस्बैंड नहीं आए? पारुल ने संभल कर कहा, नहीं, उनकी तबीयत खराब है। इस पर आदित्य ने हल्के से मुस्कुराते हुए एक अलग ही अंदाज में कहा, हाँ, वो तो मुझे कल समझ ही आ रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पारुल को यह बात थोड़ी सी अजीब लगी, लेकिन उसने फिर बात बदल दी। दोनों की बातचीत आगे बढ़ी तो आदित्य ने उसके बारे में पूछना शुरू किया, उसकी जिंदगी, उसका परिवार, और बातों बातों में शादी का जिक्र आया तो पारुल ने बताया कि उन दोनों की लव मैरिज थी। ये सुनते ही आदित्य ने पारुल से हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, मैं भी सोच रहा था कि ऐसी जोड़ियां सिर्फ लव मैरिज में ही बनती है। उसकी बात पारुल समझ नहीं पाई। फिर आदित्य ने भी अपने बारे में बताना शुरू किया कि उसकी अपनी कंपनी है, और फिर अचानक पारुल को उस कंपनी में जॉब ऑफर कर दी, और वो भी अच्छी खासी सैलरी के साथ। पारुल ने जॉब के लिए तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि शादी से पहले उसने काम किया था, लेकिन अब ना तो उसके पास कोई खास एक्सपीरियंस है और ना ही कार्तिक उसे जॉब करने देगा। आदित्य ने जोर नहीं दिया, बस अपना विजिटिंग कार्ड पारुल की ओर बढ़ा दिया और कहा कि कभी तुम्हारा मन बदले तो मुझे कॉल कर लेना, और ये कहकर वो वहां से चला गया। पारुल ने कार्ड चुपचाप अपने पर्स में रख लिया। घर पर बैठे कार्तिक के दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल चल रहे थे। उसे बार बार यही लग रहा था कि उसने पारुल को अकेले शादी में भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके मन में आदित्य का चेहरा घूम रहा था कि वो क्या बातें कर रहा होगा पारुल से, कैसे उसके पास बैठा होगा, कैसे उसे देख रहा होगा, कहीं ज्यादा करीब तो नहीं आ रहा होगा। कार्तिक खुद ही अपनी सोच से घबराने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और आखिरकार वो बेचैनी से उठ खड़ा हुआ, कपड़े बदले, टैक्सी बुलाई और बिना कुछ सोचे समझे वो शादी में पहुंच गया। शादी में कार्तिक को देखकर पारुल चौंक गई। उसे गुस्सा उसके आने पर नहीं, बल्कि इस बात पर आया कि उसने सपना और आदित्य से झूठ कहा था कि उसकी तबीयत खराब है। खाना खाते वक्त आदित्य जानबूझकर उन दोनों के पास आया और तंज भरे लहजे में बोला, कार्तिक जी, आप यहाँ? मैंने तो सुना था कि आपकी तबीयत खराब है। कार्तिक के पास कोई जवाब नहीं था, बस इतना कहा कि अब वो ठीक है। और थोड़ी देर बाद उसने पारुल और अपने बेटे को साथ लिया और वो चुपचाप टैक्सी करके घर लौट आए। शादी के 2-4 दिन सब कुछ नॉर्मल रहा। उन्हीं दिनों शादी में हुई बातचीत के दौरान आदित्य को यह भी पता चल गया था कि कार्तिक रोज सुबह 10 बजे जॉब पर चला जाता है। एक दिन करीब 12 बजे पारुल के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई कि पारुल जी, मैं आदित्य बोल रहा हूँ। पारुल चौंक गई। उसने एकदम से पूछा कि उसने फोन कैसे किया। आदित्य ने बताया कि नंबर उसने उसका सपना से लिया था और सोचा कि शायद पारुल ने जॉब को लेकर अपना मन बना लिया हो। बातों बातों में उसने समझाना शुरू किया कि पारुल दिन भर घर पर अकेली रहती है, जॉब करेगी तो इनकम डबल हो जाएगी और बच्चे का फ्यूचर भी सिक्योर होगा। पारुल के सपने पहले से ही बड़े थे और ऊपर से आदित्य ने सैलरी इतनी ज्यादा बताई कि उसके मन के किसी कोने में जॉब करने की चाह जाग गई। उसने कहा कि एक बार मौका देखकर वो कार्तिक से बात करेगी, और फोन रखने से पहले आदित्य ने फिर अपने अंदाज में पारुल की खूबसूरती की तारीफ की, और हल्की फुल्की बातचीत के बाद उसने फोन काट दिया। आदित्य का फोन रखने के बाद पारुल का पूरा दिन उसी जॉब के ख्यालों में निकल गया। इतनी अच्छी सैलरी, बेहतर लाइफस्टाइल और वो जिंदगी जिसकी वो हमेशा कल्पना करती थी, सब कुछ उसे अपनी ओर खींचने लगा। फिर भी उसने कार्तिक से बात करने की हिम्मत नहीं जुटाई। एक दिन छोड़कर आदित्य का फिर से फोन आया। उसने वही सवाल दोहराया, क्या जॉब के बारे में तुमने कुछ सोचा? पारुल ने साफ कहा कि उसने अभी कार्तिक से बात नहीं की है। और इसके बाद बातचीत धीरे धीरे नॉर्मल बातों में बदलने लगी, और यही सिलसिला लगभग 1 महीने तक चलता रहा। पारुल जॉब के सपने देखने लगी और उधर आदित्य हर कॉल के साथ उसके थोड़ा और करीब आने की कोशिश करता रहा। आदित्य शादीशुदा था, लेकिन बिजनेस की वजह से वो यहाँ रहता था और उसकी पत्नी विदेश में अपने माता पिता के पास। उसकी बातों में आत्मविश्वास, उसकी पर्सनैलिटी और लग्जरी लाइफस्टाइल, ये सब अनजाने में पारुल को प्रभावित करने लगे।
वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि ये सिर्फ सपनों का आकर्षण है या फिर कुछ और। आदित्य की बातें पारुल के दिमाग में इस कदर घर कर चुकी थी कि अब उसके लिए नौकरी करना बस जिद बन गई थी। हर दिन वो यही सोचती रहती कि जैसे ही कार्तिक घर आएगा वही बात उससे शेयर करेगी। और उस रात जैसे ही कार्तिक घर आया, पारुल का पूरा रूटीन अचानक बदल गया। पारुल ने ना तो रोज की तरह कार्तिक के शोल्डर से उसका बैग लिया और ना ही उससे पानी पूछा। कार्तिक ने भी ये सब नोट किया। कार्तिक पारुल को देखकर कुछ पल के लिए ठहरा। उसका मन हल्का सा बेचैन हुआ, लेकिन उसने पारुल से कुछ नहीं कहा। लेकिन पारुल ने सीधे कहा, कार्तिक बैठो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कार्तिक सोफे पर बैठ गया। उसके अंदर अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। न जाने पारुल की ये जरूरी बात किस दिशा में जाएगी। कमरे में खामोशी फैल गई और हवा में एक तरह का उसे टेंशन सा महसूस होने लगा। पारुल ने सीधे कहा, कार्तिक मुझे जॉब करनी है। कार्तिक थोड़ी देर के लिए चौंक गया। जॉब? लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें जॉब करनी है? उसने हल्की सी चिंता के साथ पूछा। और पारुल ने संकोच किए बिना जवाब दिया, नहीं, मुझे एक बहुत अच्छी जगह से ऑफर मिला है और मुझे ये जॉब करनी ही है। कार्तिक और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसने पारुल से पूछा, लेकिन तुम्हें जॉब करनी ही क्यों है? सब कुछ तो ठीक चल रहा है हमारी जिंदगी में। तो पारुल ने उसकी बात सुनते ही ठंडे लहजे में कहा, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा कार्तिक। हम बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे और अपना घर भी चेंज करेंगे। और फिर वो धीरे धीरे अपनी पूरी प्लानिंग बताने लगी कि कब क्या करना है, कितने पैसे बचाने हैं और कौन सा कदम सबसे पहले उठाना है। कार्तिक बीच में कुछ बोलना चाहता था, लेकिन पारुल रुकी ही नहीं। और पारुल ने कहा, तुम्हें पता है स्टार्टिंग सैलरी भी 1 लाख रुपए है और मेरा काम देखकर वो सैलरी को और भी बढ़ा देंगे। ये सुनकर कार्तिक के होश उड़ गए। उसने झटके से पूछा, 1 लाख रुपए और वो भी स्टार्टिंग में? कौन है जो तुम्हें इतनी सैलरी दे रहा है? तो पारुल ने नाम लिया, आदित्य। वही आदित्य जो हमें शादी में मिले थे। कार्तिक का दिमाग घूम गया। आदित्य का नाम सुनते ही उसके अंदर एक अजीब सी जलन, डर और बेचैनी, सारी भावनाएं एक साथ उभर आई। वो बस बैठा रह गया, कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि अब आगे होगा क्या उसकी जिंदगी में। कार्तिक ने पारुल को गंभीर नजरों से देखा और बोला, पारुल, अगर आदित्य की बजाय कोई और होता तो शायद मैं तुम्हें जॉब करने देता, लेकिन तुम देख रही हो ना, आदित्य की आंखों में और उसके दिल में जो है वो तुम समझ नहीं पा रही हो। मैं घर से बाहर रहता हूँ पारुल, मैं इन लोगों को अच्छे से जानता हूँ। और तुम्हें खुद अजीब नहीं लग रहा कि शुरुआत में तुम्हें 1 लाख सैलरी मिल रही है? तुम्हारी काबिलियत के लिए नहीं है पारुल ये। तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और शादी के बाद से तुमने जॉब भी नहीं की। ये सब कुछ तुम्हें अजीब नहीं लगता? लेकिन पारुल के दिमाग पर अब जॉब का भूत सवार था। उसने कड़े लहजे में कार्तिक से कहा, ठीक है, मुझे पहले ही पता था कि लव मैरिज में ऐसा ही होता है। मैं तो अपने माँ बाप से भी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि तुमसे शादी का फैसला सिर्फ मेरा था। लेकिन तुम तो अब वो रहे ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था, जिससे शादी की थी। इसके बाद अगले 2 दिन पारुल ने कार्तिक से कोई बात नहीं की, लेकिन कार्तिक जो उसके बिना रह ही नहीं पाता था, वो अंदर ही अंदर घुटता चला गया। और इन 2 दिनों में जब वो जॉब पर गया तो पारुल के आदित्य से रोज बात होने लगी थी। अब तो 2-3 बार कॉल पर बातें होने लगी थी और कार्तिक का मन और भी ज्यादा बेचैन होता जा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि हर बातचीत में पारुल अब धीरे धीरे आदित्य की दुनिया में खोती जा रही है, क्योंकि वो बात बात पे जॉब के बारे में बात करने के बहाने आदित्य का जिक्र कर देती थी। अगले कुछ दिनों तक उनके घर में अजीब सा सन्नाटा रहा। पारुल धीरे धीरे आदित्य की बातें सोचकर थोड़ा इमोशनली टच होने लगी थी, लेकिन जैसे ही कार्तिक घर आता वो तुरंत अपना फोन रख देती और आदित्य का नंबर भी डिलीट कर देती थी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। कार्तिक के लिए ये सब देखकर दिल में बेचैनी और हल्की सी घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो जज तो नहीं कर पा रहा था कि उसके पीछे से हो क्या रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे कुछ ना कुछ डर अंदर ही अंदर सता रहा था। वो हर दिन ऑफिस से लौटते हुए बस एक ही बात सोचता था कि इस समय पारुल क्या कर रही होगी, कहीं वो किसी तरह अपने फैसलों में ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ रही।
एक शाम कार्तिक ने हिम्मत करके पारुल के पास बैठकर कहा, पारुल, मैं जानता हूं तुम्हें ये नौकरी चाहिए, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि क्या तुम सच में समझ रही हो कि ये सिर्फ काम है या इससे और कुछ आगे बात बढ़ सकती है। पारुल ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में हल्की नाराजगी और ठोस इरादा दोनों झलक रहे थे। कार्तिक ने पारुल का हाथ पकड़ा और अंदर ही अंदर टूटते हुए बोला, पारुल, मैं जानता हूं कि अब तुम्हें ये नौकरी करनी ही है और मुझे डर है कि ये नौकरी तुम्हें मेरी जगह बदलने पर मजबूर ना कर दे। पारुल, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। पारुल ने कुछ पल चुप रहकर कहा, कार्तिक, ये जिंदगी मेरी भी है और मुझे हक है अपने फैसले खुद लेने का। और नौकरी करने का यह फैसला सिर्फ मेरे लिए तो नहीं है ना, इससे हम सबकी जिंदगी बदलेगी। पारुल की बातों में कार्तिक को विद्रोह की झलक साफ नजर आ रही थी और अब वो अच्छे से समझ रहा था कि उसकी जिंदगी और उन दोनों के रिश्तों में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या कार्तिक वाकई पारुल की इस नौकरी को दिल से स्वीकार कर पाएगा या आदित्य की बढ़ती मौजूदगी उनके रिश्तों में ऐसी दरार डाल देगी जिसे भर पाना मुश्किल हो जाएगा। क्या पारुल अपने सपनों के पीछे जाएगी या अपने परिवार को चुनेगी? और कार्तिक, क्या वो इस सब कुछ चुपचाप देखता रहेगा या वो कोई बड़ा फैसला लेने वाला है? तो इन सभी सवालों के जवाब हम लेकर आएंगे आपके लिए इस कहानी के पार्ट 3 में। तो तब तक के लिए बने रहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।